इसे कंप्लीट करना है अपन को। कॉपी बताइए। नहीं, फ्यूचर परफेक्ट है तो ये कंप्लीट हो गया टेंस। टेंस कंप्लीट हो गया, नया चैप्टर शुरू करना है, दैट विल बी अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सो नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें आपको ना फाइल में प्रोवाइड करवाऊंगा, एक प्रैक्टिस शीट है, वो प्रैक्टिस शीट आप सर को मैं दे दूंगा, सर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। एक बेहतरीन काम ये है कि उसकी आप हार्ड कॉपी निकालिए, है ना, प्रिंट आउट निकालिए और उसे फिर घर पे कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा। ये लीजिए। चले, नया टॉपिक अपन निकालेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखेंगे हेडिंग। जो बच्चे नए हैं तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये नया टॉपिक है और बीच वाला मतलब क्या है कि ऑलरेडी सिलेबस शुरू हो चुका है ना, और ये बीच में, तो ये बीच में नहीं है, आप मेरे साथ हैं तो ये नया टॉपिक है तो नया ही है। बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको क्लियर करूंगा, कोई बात नहीं है, पूछने में कमी मत रखना, बताने में मैं कमी नहीं रखूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ आ रहा है तो आ रहा है और नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। करें स्टार्ट। लिखेंगे हेडिंग में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों, कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक करवाया था मैंने, करवा देंगे बाद में, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अब अच्छा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो देखेंगे। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नया है, शानदार। करें शुरू। पहले इस टॉपिक का नाम समझते हैं, ये टॉपिक क्या कहता है उसको पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं, ऐसे कितने बच्चे जिनका बेस बहुत कमजोर है, नए बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, लड़कियां हाथ जरूर उठाती है लेकिन उनका बेस अच्छा होता है फिर भी, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले मैंने नोटिस किया है कि पीएनएस की बच्चियों को जब भी मैंने पढ़ाया है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और सीखती बहुत जल्दी है। या तो पहले से इनको नॉलेज होता है या फिर ये मुझे उल्लू बनाती है कि नहीं आता और सर सीख गए, लेकिन आता बहुत अच्छा है इनको, सीखती अच्छे हैं। चलिए, कुछ तो बेसिक सा तो होगा ना, चलेंगे, है ना, बढ़ते। एग्जैक्टली आपको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, एज वी नो दैट वी आर ऑलवेज एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट उसकी बात की जा रही है, वो वाला सब्जेक्ट की, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट के बाद दो प्रकार की जो वर्ब होती है वो कौन कौन सी है, वेल डन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है ना। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। चलो, और उसके बाद लास्ट में जो आता है वो कौन आता है, अपना ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। सो दिस इज द बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य की संरचना है, ऐसी फ्रेम है जो हमेशा वाक्य को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हमारे टॉपिक का नाम ही हम समझ लें पहले कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना ये चाहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड आपने सुना होगा एग्री, है ना। इसका मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज से आप सहमत होते हैं। सहमत यानी कि मौखिक तौर पर मैंने आपको कोई बातें या कोई शर्तें रखी, वो आप उससे सहमत हो गए। और मौखिक तौर पर, मौखिक यानी ओरली तौर पर मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, रोज क्लास में अटेंड होना, इतने बजे आपको आना, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, आप मान गए, सहमत हो गए, दैट इज कॉल्ड एग्री, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना आई एग्रीड, तो ये वर्ब है। बट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ये क्या है, अपनी वर्ब। और ऐसे शब्द जिनके लास्ट में क्या आता है, MENT, जैसे डिपार्टमेंट, सेटलमेंट, स्टेटमेंट, MENT आता है ना, वो हमेशा ध्यान रखेंगे वो कौन होता है, नाउन। ये तो केवल वर्ड के बारे में मैं बता रहा हूं, समझना।
एग्री मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। मैंने आपको एक तरीका बताया था, यदि कोई शब्द हिंदी में लिखा हो और उस शब्द के अंत में ना आए, उस शब्द के क्या आए लास्ट में, ना शब्द आए, डैम श्योर वो इंग्लिश में कौन होगा, वर्ब होगा। डन है। तो देखो इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, ना, इसका मतलब ये वर्ब है। और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, और ये नाउन है। अब एक चीज ध्यान रखना, सहमत होना या सहमति, इन दोनों में अंतर क्या है। जब आप ओरली किसी चीज से सहमत होते हैं, ओरली, तो आप क्या बोलते हैं भाई, एग्री। बट आप रिटन वे में, लिखित में अगर सहमत होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। अंडरस्टूड। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई कि एग्रीमेंट यानी लिखित में आप किसी चीज से सहमत हो रहे हैं। मैं, आप मेरी बातों से सहमत हैं, हम लोगों ने एग्रीमेंट बनवा लिया, हम लोगों ने लिखवा लिया। जैसे आपने देखा होगा मकान मालिक का किराएदार से, है ना, एग्रीमेंट होता है। भाई आपने अपनी जमीन किसी व्यक्ति को दे दी, लीज पर देते हैं साल में, है ना, बुआई के लिए, कटाई के लिए, जिस चीज के लिए भी, तो आपने उससे एग्रीमेंट करा लिया कि भाई लिखित में जब कभी भी आप सहमति करवाते हैं उसे आप एग्रीमेंट कहते हैं, लिखित में होना चाहिए, पहली चीज। अब एग्रीमेंट होने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है, दो लोगों की। तो इंग्लिश में भी दो लोगों की जरूरत है, कौन कौन, सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, वर्ब में कौन कौन है, तो ये पूरा एक ही वर्ब का फैमिली कहलाता है। जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो है ना, ये पूरी एक फैमिली है, किसकी, वर्ब की। तो एग्जैक्टली इसे एक ही यूनिट कंसीडर कीजिएगा। दूसरी चीज, किस किस के बीच में मिनिमम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है एग्रीमेंट में, दो की। तो यहां भी दो है, क्या तीन के बीच में हो सकता है, हाँ हो सकता है, चार के बीच में भी, पांच के बीच में भी, छह, बट मिनिमम कितने चाहिए, दो चाहिए। तो यहां पर कौन कौन है भाई, यहां पर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो भाई इसकी सहमति, इसका एग्रीमेंट किसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ और मेन वर्ब। समझ में आया, सहमति या इसके साथ क्या है मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट ये कहता है यदि मैं कैसा हूं, सिंगुलर हूं, तो आप भी कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और ये भी कैसी हो। और ये कहता है कि यदि मैं प्लूरल हूं तो आप भी कैसे हो, प्लूरल रहो, और ये भी। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे नहीं। क्लियर है, ऑब्जेक्ट विल नेवर यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगेगा। कौन चीजें लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन। एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन, जो कि यहां आता है। लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक सी बात बताई है, तो इतना समझ जाना चैप्टर क्या कहना चाहता है कि भाई इसके हिसाब से कौन कौन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगता है, इनकी किस किस बात पर कैसे कैसे समझौते हुए हैं, कैसी कैसी सहमति हुई है, उनके बारे में। तो कुछ नियम के हिसाब से इनकी सहमति है, कैसे। अब हमने इसमें बेसिक रूल तो ये कहता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी अपनी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये बेसिक नियम है। लेकिन मान लीजिए कभी आपको ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो, मैंने कहा राम, मैंने कहा एंड, मैंने कहा श्याम, राम एंड श्याम, और एक सेंटेंस में मैंने खाली क्या लिखा हुआ है, राम। अब आप ये, मैं बता देता हूं कि ये दोनों सब्जेक्ट के स्थान पर है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इज और आर में यहां क्या चुनोगे, तो राम कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा भैया। और मैंने कहा राम एंड श्याम, अब यहाँ एंड कभी भी लगता है, ध्यान रखना इंग्लिश में कभी भी एंड लगता है तो वो क्या काम करता है, जोड़ने का काम। क्लियर है, वो हमेशा क्या करता है। मैंने कहा राम एंड श्याम, तो राम और श्याम दोनों। अगर मैं लिखूं राम और श्याम, ओ आर, और ये औ की मात्रा और र हिंदी वाला और नहीं है, ओ आर और, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक ही। तो मैंने कहा राम और श्याम, मैंने कहा राम एंड श्याम, इन दोनों में अंतर है। एंड हमेशा क्या करता है, ऐड करता है। कि मैंने आपको कहा इंग्लिश में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में कोई चीज एक है तो उसे आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और अगर इंग्लिश में एक और एक कितने हो गए, दो, तो जैसे ही दो होते हैं ना मेरे भाई, उसको आप क्या कह देते हैं, प्लूरल। समझ में आया। तो एंड क्या काम करता है, जोड़ने का, मतलब राम भी और श्याम भी, तो इस हिसाब से इज और आर में कौन आने वाला है, इज, आर, सॉरी, आर आएगा, समझ आ। क्लियर है ये चीज। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन समझो,
लेकिन समझो उन्होंने तो ऐसा कहा है कि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। हाँ, हमने कहा कि ये शर्त हमें मंजूर है और ये पूरी इंग्लिश में ये नियम लागू होता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक नियम क्या कहता है, ये हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका बेसिक रीजन यही है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। पूरी इंग्लिश पढ़ लो आप, चाहे यहाँ की या युगांडा की या फिर अमेरिका की, चाहे न्यूयॉर्क की, कहीं की इंग्लिश उठा लो, आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट। तो ये पूरी इंग्लिश में लागू होता है। पहली चीज, इसका मेन रीजन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट कैसी सहमति हुई है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। अनुसार शब्द का मतलब है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये दोनों सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो दोनों प्लूरल। लेकिन ये बात तो समझ में आई, तो ये बेसिक नियम तो हमें पता है। अगर ये ज्यादा से ज्यादा ऐसा आ गया तो, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे ऐसा मान लीजिए कि कभी ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए भाई, यहां पर लिखा आ जाए राम और श्याम, ऐसे नियम बदलेंगे। सब्जेक्ट यही नहीं आएगा हमेशा, एंड से जोड़ा मिलेगा, और से जोड़ा मिलेगा, कभी ऐसा भी मिल सकता है राम एज वेल एज। अब क्या करें सर, भाई अभी भी प्लूरल माने क्या, ऐसे बहुत सारे नियम आएंगे। मतलब जो 2 या 3 सब्जेक्ट जो होंगे ना, वो अलग अलग चीजों से जुड़े होंगे। तो अब वहां पर क्या होगा, वहां पर नियम लगेंगे। वहां पर ये कह देंगे कि जब आप एज वेल एज से जोड़ते हैं दो नाउन को, तो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब लगती है, सेकंड के हिसाब से नहीं। अब दोनों के हिसाब से नहीं लगेगी। तो आपको ये चीजें सीखनी है। समझ में आया, तैयार हो गया मैप, दिमाग में क्लियर हो गई चीजें क्या पढ़ने वाले। बेसिक चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी नो दैट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब विल बी द सिंगुलर, एंड द सब्जेक्ट इज प्लूरल द हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ कंजंक्शंस आर हियर, जैसे कि एंड, और, एज वेल एज, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इफ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद दिस कंजंक्शंस, तो क्या ये दोनों के हिसाब से लगेगा, क्या प्लूरल माने, क्या सिंगुलर माने, बस यही कहानी चलेगी पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक। एक और बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दोनों वर्ब आपको मौजूद दी हो, जब दोनों वर्ब आपको दी हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको दोनों वर्ब मौजूद है तो इसे चेक मत कीजिए, केवल किसे चेक कीजिए, क्योंकि दो वर्ब में कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक ही वर्ब चेक की जाती है, दो नहीं, ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगी तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और आगे आएगी तो किसको चेक करने वाले हैं आप लोग, हेल्पिंग वर्ब को। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली कौन आता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कौन आ जाती है, मेन वर्ब, उसके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है। तो भाई सब्जेक्ट के बाद किसे चेक करना है, तो जो सब्जेक्ट के बाद में आती है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद आती है, उसे चेक करना, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर होती है, कैसे पहचानते हैं, सबको क्लियर है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं पहले, और जो नए बच्चे हैं उन्हें क्लियर है, नहीं है आपको, हाँ क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, जो नए बच्चे उन्हें क्लियर नहीं है आपको। चलो, तो इतना हम लिखेंगे, कुछ मैं बोल रहा हूं वो लिखो, पहले मैं बोल दूं वो लिखोगे, है ना, लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस, आपके भी नोट्स कंप्लीट होंगे क्यों गुड़िया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स, मेन वर्ब लिखिएगा, सॉरी, helping verb and main verb always use according to the subject, always use according to the subject, always use according to the subject, that is that is को I dot E dot भी लिखते हैं, I dot E dot, that is ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, और फुल में लिखना है तो that लिखिएगा, that is लिखा। if subject is singular, if subject is singular, if subject is singular,
then helping verb is singular. Helping verb and main verb लिख लो. Helping verb and main verb will be singular. लिख लिया. And if subject is plural, if subject is plural, then helping verb and main verb will be plural too. Then helping verb and main verb will be plural too. TOO and full stop. इसके अलावा कुछ नहीं. will be plural too. लिख लिया. यहाँ से will be plural too. will be plural too. लिख लिया. हो गया. अब ना ये चीजें लिखो जो मैंने ये लिखवाई थी ना आपको. ये लिखो प्लूरल टू. ये स्ट्रक्चर लिखो. ठीक है. ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद ना आपको ऐसे करना है. फर्स्ट कंडीशन इफ इट इज सिंगुलर, ऐसे. अगर ये कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जाएगी वो कैसी जाएगी, सिंगुलर, ऐसे, है ना. और यदि मान लीजिए कि आपका ये कैसा हुआ, प्लूरल हुआ. ठीक है. ये हो गया आपका प्लूरल. तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल एंड मेन वर्ब भी प्लूरल. ये दोनों चीजें लिख लो. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द के अंत में यदि MENT आता है, अंत को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स. इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यय. ऐसे शब्द जिनके लास्ट में क्या आता हो, कोई शब्द आते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे हिंदी में पढ़े होंगे, जैसे कि कर शब्द हमने पढ़ा है, कर, है ना. कर हिंदी में प्रत्यय लगाते हैं पीछे, और उपसर्ग जिसे हम कहते हैं आगे लगाते हैं, है ना. आ, नी, ऐसे शब्द, तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं. जो आगे लगाते हैं प्रीफिक्स, फिक्स यानी लगाना, प्री यानी पहले, है ना. और सफिक्स मतलब उल्टा उसका, जो अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं. क्लियर है ये चीज. तो जिस भी पार्ट, जिस भी वर्ड के एंड में यानी सफिक्स पार्ट MENT होगा वो हमेशा कैसा होता है, नाउन होता है. डिपार्टमेंट, सेटलमेंट, स्टेटमेंट. और कोई मेंट वाले शब्द आपके जीवन में आपने सुने हो, बताएं. मैंने बोल दिया मैनेजमेंट और हैरेसमेंट और असाइनमेंट. वेरी गुड. कमिटमेंट, पनिशमेंट, कंपार्टमेंट, ऑल दीज आर नाउन. अंडरस्टूड. ये सभी क्या है, नाउन. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, कैसे पहचान सकते हैं हम, इफ देयर इज अ सफिक्स पार्ट MENT. यदि किसी शब्द के अंत में MENT शब्द हो तो वो क्या है. इसको जानकर हमने क्या किया, सोचो. हमने ये जान लिया कि ये शब्द नाउन है, तो क्या हमने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए, बताइए. हम क्यों जान रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, पढ़ने नहीं आए. सरकारी नौकरी, पैसा चाहिए आपको, कुल मिला के बात ये है. भाई सरकारी नौकरी क्या पैसे, बिना पैसे कर लोगे क्या. उसके पीछे जो मेन मोटो है वो क्या है, पैसा, है ना, यानी पैसे. क्लियर है ये चीज. यानी मेन मोटो ये, हम जो काम कर रहे हैं हमें तो दिख रहा है कि हम यहाँ इसलिए आते पढ़ने, लेकिन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जैसे सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट क्यों, पैसे के लिए. एक रीजन है. हमने क्यों जाना कि ये शब्द नाउन है, मैं बताता हूँ. ये शब्द हम वहां रख सके जहां पर इसका यूज होना चाहिए. अगर मैं कहता हूं कि MENT वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या है, नाउन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि नाउन कभी भी कोई शब्द होगा ना तो हमेशा दो ही जगह आता है सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट में और एक ऑब्जेक्ट. यानी MENT वाले शब्द केवल दो जगह कहां कहां रखाएंगे,
एक तो वाक्य के आगे या वाक्य के, तो कभी भी हम किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को जानते हैं ना कि वो वर्ब है, वो नाउन है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या क्यों जानते हैं, जिससे कि हम ये समझ सकें कि भैया उसको रखना कहां है। समझ में आया? तो अगर मैंने कहा कि एग्रीमेंट शब्द है, तो अगर मेरे पास एग्रीमेंट वर्ड है तो कहां कहां आ सकता है, यहां और, क्योंकि कौन है, नाउन, और नाउन कहां कहां आता है, केवल सब्जेक्ट एंड डन है। चलो सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता है कैसा क्या होता है सभी को? अगर मैं आई वी यू ही शीट वगैरह बोलता हूं तो आपको पता है सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है? जो नए बच्चे नहीं पता, चलो उसको हम देख लेते हैं, फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल ऑफ प्रोनाउन, ऑफ प्रोनाउन लिखो। लिखते चलेंगे सभी। यहां एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं जिसे आप कहते हैं प्रोनाउन, जो कि कहां आती है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये ऑप्शनल होती है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। ऑप्शनल का मतलब जरूरत पड़ी तो आए और नहीं है तो नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज? लेट हो गई आज? गुड मॉर्निंग। लेट कैसे होगी? बस वाला सो गया होगा। हाँ। अरे यार बता देते, बस वाले को भेज देते हो घर। अरे बता देते, हम रैपिडो वाले को भेज देते। आप बड़े दिनों बाद आई हैं, क्या बात है? नहीं मैं तो आया ही आया हूँ, 7 दिन बाद आया हूँ। तो वो लोग आने नहीं देने दे रहे थे क्या? अब गांव तो गई थी, लेकिन मैं पूछू नहीं पूछू ससुराल या मायके अच्छा दोनों, इसलिए ज्यादा व्यस्तता रह गई होगी ना। हाँ ये बात तो सही है, लड़की होना कितना बड़ा, वही गलत तो नहीं है, संघर्ष वाली कहानी है। यहाँ भी संभालो, वहां भी संभालो, और जॉब भी संभालो, उसके बाद फैमिली भी संभालो। आए है क्या तो बात, 24 घंटे भी कम पड़ते होंगे ना। चलो अभी तो पढ़ाई करो। हाँ हो जाता है, सही बात है। अच्छा तुम्हें तो अभी शादी होगी तुम्हारी, तो फिर कैसे पता चल रहा तुम्हें? एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है तुम्हें? तो मम्मी जॉब करती हैं, तो अभी सीख ले रही हो तुम। अच्छा चलो इधर देखो, अब ये 3 चीजें कहानी जो हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पढ़ी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्रोनाउन लगता है, हाउ, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ समझना, लिखना बाद में, क्योंकि ये बच्चों को मैं पहले बता चुका हूँ, जो नए बच्चे हैं वो भी सुनो, जो पुराने वो भी सुनो। लिखेंगे नए लेकिन बाद में, अभी नहीं। मैंने कहा अगर ये सिंगुलर होता है तो ये इसको चेक करते हैं ना सिंगुलर। एक चीज और ऐड में कर रहा हूँ, सिंगुलर का मतलब है ये तो लगता ही लगता है, मैं इसको लिख देता हूं, बट इन दोनों में से अगर दोनों मौजूद हैं तो इसको चेक करेंगे, और अगर ये मौजूद नहीं है तो इसको चेक करते हैं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। भाई ये प्रोनाउन कभी कभी आता है, लेकिन ये भी इसी के हिसाब से लगता है, सिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा, एक जगह लिख दिया मैंने सिंगुलर और एक जगह मैंने लिख दिया प्लूरल, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ना, तो ये देखो सिंगुलर में आपने ये सब सुने हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आय, आय का प्लूरल होता है अपना, ये भी होता है अपना प्लूरल, और उसका क्या होता है, क्लियर है ये चीज? अगर आप यहां बात करें, जो मैं यहां यू लिखूं ना, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही होता है, इसीलिए मेरी इच्छा नहीं है मैं इसे लिखूं यहां पर, है ना। तो सिंगुलर में कौन कौन है, केवल आई, उसके बाद ही, शी और, क्लियर है। तो जो आपके ना यहां वाले हैं वो क्या है, सिंगुलर, और जो ना आपके यहां वाले हैं वो क्या है,
प्लूरल है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके 1 2 3 है, मैंने ऐसी लाइन बनाई है ना ये, तो जो ये फर्स्ट वाली लाइन में जो दोनों दिख रहे हैं ना आई और वी, ये आपके कौन से पर्सन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके फर्स्ट पर्सन। ये जो बीच वाले हैं वो कौन से कहलाते हैं बेटा? और जो नीचे वाले हैं उन्हें आप कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हम, ये जिसे हम बोलते हैं बात वो दूसरा होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमेशा तीसरा होता है। मैं बोल रहा हूं ना तो फर्स्ट, आप सुन रहे हो ना मजबूरी भले, लेकिन आप कौन कहलाएंगे? सेकंड। मेरे लिए तो आप ही हैं, आप यानी यू, तो आप तो सेकंड है। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर या प्रोनाउन के बारे में, तो उसके लिए इट लगता है ना। तो ये चीज तो हमेशा ये ध्यान रखना, फर्स्ट हमेशा बोलने वाला, सेकंड हमेशा सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो रही है वो। सिंगुलर कौन कौन है? बड़ा आसान है, देखो आई, एक बार इसको अच्छे से देखते हैं, आपको दिमाग में चिपक जाएगी। सिंगुलर प्लूरल, यहां पर लिखा होता है क्या? पर्सन। अब यहां आई, आई के बगल में देखो कौन दिख रहा है? जैसे हम आई के बगल में गए वी, वी के नीचे कौन है? यू के नीचे, दे के बगल में, इसके ऊपर जाए तो, है ना, ये बात समझ में आई। अब यहां ध्यान दो, फिर से देखो आई, आई के नीचे, इसके बगल में, दे के बगल में, इसके बगल में, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके ऊपर। क्लियर है? अब इसे बिना देखे अगर देखोगे तो समझ जाओगे। देखो यहाँ साइड कौन होता है? आप उधर नहीं देखना, इधर देखना है ना। यहाँ साइड कौन है? आई, और फिर ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद ही शी इट, ये कौन है? सिंगुलर। और जो प्लूरल वाले होते हैं वो कौन है? उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में बात बैठ गई हो। अब इसका रीजन है क्यों है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अच्छा ये जितने, इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं इन्हें? इसे कहते हैं प्रोनाउन। ये बात तो क्लियर है, लेकिन ये प्रोनाउन कौन से हैं? ये प्रोनाउन कहाँ आ रहे हैं? सब्जेक्ट में ना, तो इसे इसलिए कहा जाने लगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्टिव केस के। समझ में आया? तो ऐसे प्रोनाउन जो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट में, उसे आप कहते हैं सब्जेक्टिव केस। और ऐसे प्रोनाउन जो इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है ये चीज? ठीक। लेकिन क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होती है? सब्जेक्ट के हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से, इसीलिए हम उसे नहीं जान रहे हैं अभी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज है, हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट में दो चीजें हमेशा आती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। कौन कौन बेटा? नाउन, और जहां जहां नाउन आता है वहां वहां कौन आता है? क्लियर है? और नाउन और प्रोनाउन पूरे वाक्य में दो ही जगह आते हैं, एक तो अपना सब्जेक्ट, और जस्ट मैंने आपको नहीं बताया था अभी MENT वाले शब्द जो होते हैं वो कौन होते हैं? नाउन। अच्छा, नाउन कहां कहां आ सकता है पूरे वाक्य में? क्लियर है ये चीज? दूसरी बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा प्लीज, कि नाउन तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। और वो दिखते कैसे? क्लियर है ये चीज? नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया? नहीं आया? देखो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग एंड लास्ट, यहां दो ही चीजें आती हैं, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। क्लियर है? नाउन आएगा तो ऑब्वियसली मैं पहचानना बता ही रहा हूं, जैसे MENT, जैसे आकाशदीप भी एक नाउन है, मेरा नाम है। किसी भी चीज का नाम हो ना, नाउन होता है, तो उसको कहां लिख सकते हैं? आकाशदीप को, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। क्लियर? लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में ही आते हैं। इतना क्लियर है? दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, ये वाले प्रोनाउन केवल कहां आते हैं? क्लियर है ये चीज? ठीक है, अगर मैं कहूं ना यहाँ प्रोनाउन लगाना है तो कौन से आते हैं? केवल ये, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता। डन? लेकिन यहां जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन प्रोनाउन को क्या नाम है? क्योंकि कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? सब्जेक्ट में। और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट। डन है? समझ में आया? बस इतना, बाकी सिंगुलर प्लूरल तो इनमें होगा। डन? अब एक बात मुझे ध्यान रखना मेरी बात को, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले लिख लो इसको ना, आप लोगों ने लिखा नहीं है, लिख लो। ये तो आप लोगों ने लिखा है, पुराने स्टूडेंट्स तो ना लिखें। लिखना है? क्या ही जाता है, सिर्फ इंक और पेपर, थोड़ा सा लिख लो।
क्या रात में नींद नहीं आ रही थी? इतना मोबाइल क्यों चलाते हो? क्या नाम है गुड़िया? बबली? खुशी? खुशी खुशी बताओ क्या हो गया रात में? जल्दी बताओ, सीक्रेट बातें चलती रहती तुम्हारी हैं। मैं पढ़ा इधर रहा हूं, तुम लोग रात में बात कर रहे हो। क्यों खुशी? मत बताओ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कम से कम शांत तो रहा करो। लिखो, लिख रहे हो कि नहीं? लिखा है? कब नहीं लिखूंगी? चलो कोई बात। क्या नाम है? नाम भूल गया मैं। साइया? क्या नाम है? सानिया। हाँ सानिया, आप वहां जा रहे थे फिर वहां छोड़ दिया, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर दिया? हाँ। तो एक दिन उनके उस कोचिंग में छत पे खड़े हुए झंडा कौन ले रहा था? आप ही थी ना? तो बोले तो वंदे मातरम वंदे मातरम, आप नहीं थी? मुझे लगा शायद आप लोग वहां जा रहे हैं, कुछ बच्चे। सब न्यू है? सब न्यू है वहां पर? आप लोग कौन सा ग्रुप है? ओ पॉजिटिव? अच्छा बी पॉजिटिव हो तुम लोग? अलका 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 अलका, हाँ हाँ ठीक है ठीक। गवालियर में? तो गवालियर या ग्वालियर? हो गया, सबने लिख लिया? चले, अब ना हम हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की बात करेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन सभी को लिखना है ना, जिस जो लिखते चल रहे हैं वो लिखेंगे। लिखेंगे? लिखो सिंगुलर और प्लूरल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑफ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हम कैसे पहचानें कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो होती है ना, उनमें सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानें? एक जगह आप लिखेंगे आराम से सिंगुलर, लिखिएगा प्लीज। और एक तरफ लिखिएगा प्लूरल, लिखते चलें साथ में प्लीज। उसके बाद ठीक हो गया। अब थोड़ा सा समझेंगे, मैं आपको कुछ बता देता हूं। क्या जो नए बच्चे हैं उन्होंने इसे देखा है क्या? कहा? टेंशन में? कौन सी टेंशन में देखते हो इन्हें आप? अच्छा टेंस में, मैंने सुनाई दिया टेंशन में, आपको भी सुनाई दिया ना? चलो थैंक यू, कम से कम सुनाई दिया। इन्हें आप क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग हैंड नहीं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जो हम लोग एच वी लिख रहे थे ना, एच डॉट वी, जो जस्ट किसके बाद आ रहा था? सब्जेक्ट के बाद, ये है। अब आप अगर ये सोचे ना कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब वो विल और शैल भी है, तो बेटा वो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो कौन है? मॉडल्स, एज ऑल ऑफ यू आर, जैसे आप लोग हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये ध्यान रखना, ये वाले मॉडल्स नहीं है इंस्टाग्राम वाले, ये अपने कौन से? इंग्लिश वाले हैं। इसीलिए इसमें ए एल एस है, ई एल एस नहीं है। गलती से भी ई एल एस मत लगा देना, नहीं तो जितने भी इंस्टाग्राम के लोग हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, है ना? तो मेरी बात को एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मॉडल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब केवल बेटा कौन है? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, एक तो ये हो गया, और वॉज, वर और हैड, और केवल इतने अपने कौन है? हेल्पिंग। इन्हें क्या कहते हैं? लेकिन इसे इस्तेमाल किया जाने लगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ गई? ठीक। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखना है कि इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज प्रेजेंट के हैं, वॉज, वर, हैड और डिड पास्ट के। इतना ध्यान रखोगे
ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो कहलाते ही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में, तो हमेशा कौन सी पोजीशन पे आता है भाई, हमेशा सेकंड पोजीशन पे। अरे राव, किस नंबर पर आता है, देखो मैंने बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब की स्थिति या स्थान पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, हमेशा कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर। डन है। अच्छा, आपको अगर ऐसे दिखाई दे इज एम आर हैज हैव और डू डज, तो समझ जाना कि वो कौन है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब। वॉज वर हैड और डिड दिख जाए तो समझ जाना वो पास्ट का। क्लियर। अब मैं ना आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, ये जो मैंने ये बनाए ना, ये ग्रुप में रहते हैं, इज एम आर एक अलग है एक ही, लेकिन एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। ये दोनों दिख रहे हैं तो इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल है, ये दोनों दिख रहे हैं, ये भी सिंगुलर प्लूरल, ये दोनों सिंगुलर प्लूरल। अब ये तो एक ही एक है, तो ये दोनों ही है, सिंगुलर भी और प्लूरल। तो कुछ मैं तरीका बता रहा हूं, सुनना इधर, लिखना नहीं, ठीक है। तरीका ये है, ट्रिक ये है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब या किसी भी मेन वर्ब के पीछे आपको क्या दिखाई दे बेटा, एस, तो एस से एस को मिला लेना तो सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो जिस भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पीछे एस दिखाई देगी वो कौन होगी, सिंगुलर। और ध्यान रखना, जिस भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पीछे माइनस लगाया हुआ है मैंने, एस ना दिखाई दे तो वो कौन मानेंगे। अब इधर देखेंगे एक बार हम थोड़ा सा, एम अपना सिंगुलर माना जाता है, ठीक है भाई। अब मुझे इन दोनों में से बताओ, इज और आर में से कि सिंगुलर कौन है, क्योंकि उसके पीछे कौन है, एस है। तो एस हम पहचानने का तरीका है ये, है ना, ऐसा कोई नियम नहीं, तरीका है कि कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अगर उसके पीछे आपको एस दिखाई दे तो वो कौन होती है, सिंगुलर, और जिसके पीछे एस नहीं है वो कौन हो जाती है आपकी। इतना क्लियर है सभी को। आपको मैंने इन दोनों में से बताना है, इन दोनों में से सिंगुलर कौन है, कैसे पहचान रहे हैं हम, क्योंकि उसके पीछे एस है। क्या नाम है गुड़िया आपका, हाँ नहीं बैठ जाओ, इतनी इज्जत आज तक इन लोगों ने नहीं दी मुझे। क्या नाम है, अंजू। बेटा गुड़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन में तो नहीं हो ना, पक्का क्लियर है। तो हैज और हैव में कैसे पहचाना आपने कि सिंगुलर है, जिसके पीछे एस, तो जिसके पीछे एस है वो अपना क्या हो जाएगा, और जिसके पीछे एस नहीं है वो क्या हो जाएगा अपना, क्लियर है। अच्छा, इन दोनों में से बताओ, डू डज में से प्लूरल कौन है और सिंगुलर कौन है, डव नहीं डज है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इन दोनों में से बताओ, वॉज और वर, ये तो हो गए प्रेजेंट के अपने। अब पास्ट की बात करें, वॉज और वर में कौन है सिंगुलर और प्लूरल, अच्छा हैड, जो चीज एक है वो दोनों जगह आएगी, यानी सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। डिड भी एक ही है तो यहां पर भी सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। क्लियर है, सभी को समझ में आया। ये तो अपनी कौन है, हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में। और मेन वर्ब को भी ऐसे ही पहचाना जाता है, कैसे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान देंगे। अगर कभी भी कोई भी बात करें कि मेन वर्ब क्या है, तो ध्यान देना, थोड़ा सा नॉलेज में देना चाहता हूं। मेन वर्ब की क्या होती है, फॉर्म्स होती है। फॉर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं, रूप। ये मैं बता चुका हूं, जो नए बच्चे हैं इनके लिए मैं बता रहा हूं, लिखना नहीं है गुड़िया, कंपटीशन लिखने का नहीं है, समझने का है, ठीक है। तो इधर समझो। अब यहां ध्यान देना कि जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब की हमेशा क्या देखी जाती है, फॉर्म्स। फॉर्म्स को हिंदी में कहते हैं रूप। अच्छा, ये फॉर्म्स को डिनोट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, तो डिनोट ऐसे किया जाता है कि भाई आपने वी और एन, यहां पर एन का मतलब होता है नंबर, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, एन मतलब देखो ऐसे, एन की जगह नंबर आएगा, ऐसे V1 V2 V3 V4 उसे कहते हैं जिसके पीछे ING लगी होती है, और V5 उसे कहते हैं जिसके पीछे या तो S लगा होता है, V1 के पीछे या तो S दिखेगा या ES दिखेगा या IES दिखेगा। क्लियर है चीज, अब समझने वाली बात है। जैसे मैंने कहीं लिखा गो, तो गो की सेकंड रूप यानी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, हाय हाय, कहां, कौन ने बोला वेंट, कौन था वो। और फोर्थ कैसे बनाते हैं देख लो, जो नए बच्चे हैं उनको रिपीट कर रहा हूं, पुरानों को पता है। फोर्थ में बेटा कौन है पहले लिखना है, V1। V1 कौन है अपनी, गो है।
तो यहां लिख दो गो, और उसके पीछे क्या लगाना है, तो लग गया गोइंग, है ना। अब फिफ्थ कैसे बनेगी, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, V1, V1 कौन है अपनी, और उसके पीछे क्या लगेगा, समझ में आया, अंजू, क्या अंजू। अब मुझे बताएं, देखो इधर कम, ये तो कुछ तो रटनी पड़ती है, लेकिन ये वाली अपन बना सकते हैं। फर्स्ट वाले के पीछे आईएनजी लगा दो तो फोर्थ बन जाती है, फर्स्ट वाले के पीछे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने खाली एस नहीं लगाया, एस क्यों लगाया, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे हो, सोचना नहीं, ये पाप है। तो उसके बाद ध्यान रखेंगे, सेकंड होता है कम के बाद सेकंड फॉर्म होता है बेटा केम, और थर्ड भी कम ही होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो कम केम कम, इतना क्लियर है। फोर्थ कैसे बनती है, तो देखो V1, V1 कौन है अपना, कम, कम के पीछे ई हटाकर आईएनजी लगा दो, है ना, कमिंग, और इसमें क्या जाएगा, केवल ऐसा आएगा, जिसके लास्ट में आपको ई आता है ना, खाली उसके पीछे एस लगाना होता है, जिसके पीछे क्या आता हो ई, उसके में पीछे खाली क्या लगाना। अब मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल, है ना, हम लोग सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे हैं। तो अभी तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहचानने का तरीका देखा कि जिसके लास्ट में आपके एस आता है वो सिंगुलर, जिसके लास्ट में एस नहीं आता वो प्लूरल है, हाँ या ना। यही तरकीब, यही टेक्निक मेन वर्ब में भी लगती है, लेकिन मेन वर्ब में क्या होती है, फॉर्म्स। तो हम किसको पहचानते हैं, ध्यान रखना, केवल और केवल इसको, इसको और इसको। जो सिंगुलर प्लूरल है वो कौन है, ये दोनों। देखो एक के पीछे एस है क्या, और एक के पीछे एस दिख रहा है ना, तो बस आप मुझे बताओ इन दोनों में से सिंगुलर कौन है, ये V5, और जिसमें पीछे एस नहीं है वो प्लूरल है। समझ में आ रही है मेरी बात, तो इन दोनों में सिंगुलर और प्लूरल चेक किया जाता है, तो मेन वर्ब में समझ, इनको नहीं किया जाता, ये तो हमेशा अपनी जैसी एज इट इज है, बस ये दोनों हेल्प, ये दोनों मेन वर्ब जो है ना वो है सिंगुलर प्लूरल, डन है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिसके पीछे एस होती है वो क्या होती है, V5 होती है ना। तो मुझे बताओ गोस और गो में सिंगुलर कौन है, तो वो आ जाएगी सिंगुलर, और प्लूरल कौन है। अच्छा, वैसे ही मुझे बताओ कम एंड कम्स में प्लूरल कौन है, कम, सब में सा भी लगा देते हो तुम, हाँ, बताओ, ठीक है। तो जिसके पीछे ऐसे देखो, और जो एक होते हैं वो तो आने ही आने, और एम हमेशा सिंगुलर माना जाता है, डन। जो एक है ना, जिनका हेड का हेड्स नहीं है, तो हेड सिंगुलर भी माने जाते हैं, प्लूरल भी माने जाते हैं, जिनके बीच में एस और एस का, देखो इन तीनों में एस है ना, इसलिए चुना, इन दोनों में एस का, इन दोनों में एस का, इन दोनों में, लेकिन ये अकेले अकेले थे तो ये दोनों जगह लगते हैं। मेन वर्ब का सिस्टम क्या हो जाता है, मेन वर्ब में जिसमें ऐसा आएगा। अब कहां से लिखना है, ये लिख लिया अपन ने, तो इसको लिख लो, लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखना है। हो गया, थोड़ा स्लो लिखें, स्पीड में लिखो। और स्पीड में,
पेज में से आग लग जानी चाहिए, ऐसी इतनी स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड। और खुशी ने तो लिखा हुआ है ना, फिर क्यों लिख रही है? क्यों खुशी? एक बार और तो पहले वाला तो लिखा नहीं है आपने, लिखा है? खा बिदरानी कसम, वो तो नए बच्चों की वजह से रिपीट कर रहा हूँ, उन्हें तो नहीं करता मैं। इन्हें भी सिंक करना जरूरी है ना, जैसे व्हाट्सएप में लिंक डिवाइस कंपेनियन होना चाहिए ना, वैसे ही इन लोगों को भी क्या लिंक करना पड़ेगा, है ना? लिंक करना इंपॉर्टेंट है। चश्मा भी तुमने तुम्हारी तरह चुना है ना, छोटा सा। आजकल ऐसे चश्मे चल रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? चाइनीज। कोई लड़की कह रही है वो चाइनीज है, आप चाइनीज हो? इंडियन है भाई, रग रग में, खून खून में, कतरे कतरे में इंडिया। क्यों भाई, है ना? क्या नाम है गुड़िया आपका? तिवारी? शिवानी। मैंने कहा नाम सरनेम इन्होंने पहले बता दिया, तिवारी। शिवानी, तो स्कूल हो गया आपका? लेकिन हमें नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है 10वीं 11वीं में अभी भी। चलो, कुछ बच्चे लगते हैं कि बहुत छोटे हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं कि हमसे भी बड़े। चलो, हो गया इतना। अब हम लोग जो बात कर रहे थे ना, वो एग्जैक्टली कैसे प्रूफ होगा वो मैं बताता हूं आपको। एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, जो मैं बताना भूल गया, अभी बताना है मुझे, क्योंकि वो थोड़ा आगे बढ़ गए थे। इनमें ये सिंगुलर है, हाँ, इनमें ये प्लूरल है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में हम कैसे पहचानते हैं सिंगुलर प्लूरल? जिसके पीछे एस हो वो सिंगुलर, जिसके पीछे एस ना हो वो प्लूरल। प्लूरल नहीं, प्लूरल। क्लियर है? अब ये भी कभी कभी आ जाता है, तो ये इसके हिसाब से कैसे लगता है समझना। अगर यहां आए है ना, तो यहां आता है माए, सिर्फ ऐड करना और कुछ नहीं। यहां अगर वी है ना, तो यहां आता है आर। यहां अगर यू है ना, तो यहां आता है योर। ठीक है, बड़ा आसान है। यहां अगर ही है, तो यहां आता है हिज। यहां अगर शी है, तो यहां क्या लगेगा? हर। और यहां इट है, तो यहां लगता है इट्स। यहां दे है, तो यहां क्या लगे? दे, दनादन, है ना, देयर। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ऐसे आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं। तो ये भी इसके हिसाब से लगने का मतलब है, ऑब्वियसली आए होगा तो माए आएगा, यहाँ माए आएगा तो सिंगुलर ही है ना। अपन कब आए? बंगाली बाबू, लिख लो। मैं दिखी नहीं आज कहीं, इधर कहीं छेद तो नहीं है, तुम लोग वहां से आ जाते हो? पहले आ गई थी गुड़िया, लिख लो लिख लो। टेंशन मतलब 12वीं पास हो गए अपन, अब नहीं पढ़ना है 12वीं के लिए। अब तो सीधा अपने अगर एंट्रेंस एग्जाम पास किया, एंट्रेंस ही कहलाता है कि कॉम्पिटिटिव कहलाता है? एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस अगर पास हुआ तो सरकारी नौकरी पक्की। सही है। इसको आपने जो निकाला था वो कहते हैं एनम, क्या? ए एन एम, ए एन एम पूरा फुल फॉर्म? आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी वाली नर्स। तो बताओ ना क्या होता है। देखो, पीएनएसटी का तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट ना। जीएनएमएसटी क्या होता है? 1 2 3 और 4। चलो 2 का ले जाओ, 3 का ले जाओ, 4 का ले जाओ, ऐसा। तो जी 3 साल वाले में क्या लगता है? तो आंगनवाड़ी तो परमानेंट नहीं है ना भाई, परमानेंट है। हाँ, वो तो उनको तो वो बच्चों को करवाना, डिलीवरी वगैरह करवाना, और पालन पोषण वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए एक तरीके से हम देखा जाए तो एक फीमेल है, फीमेल और एक हॉस्पिटल है, इनके बीच का एक गैप जो था, ब्रिज बना दिया गया है कि मतलब बच्चे की इंफॉर्मेशन जो है वो, ये स्वास्थ्य नहीं है वो उसकी सरकारी में देना, और जो भी योजनाएं हैं वो बच्चे तक है, माँ तक पहुंचाना। तो इसका जो ब्रिज का काम करती है वो आंगनवाड़ी, और बड़ा बेकार काम है। नहीं, काम बेकार है, अच्छा है। सैलरी वगैरह कितनी है इनकी? तो गवर्नमेंट है ये लोग?
आधे पक्के आधे कच्चे वाला काम है क्या? परमानेंट। बढ़ती तेजी से या घटती तेजी से, मतलब सॉरी, मतलब बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? कम बढ़ती है, लेकिन गांव देहात में ज्यादा देते हैं। हॉस्पिटल में नहीं है, हाँ हाँ। तो जिला अस्पताल में ही होते होंगे कनेक्ट इनके ना, कॉन्टेक्ट। जिला अस्पताल से और कोई नीचे तो होता ही नहीं है। जिला अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल। हाँ, ये इसने अभी कर लिया होगा। अब मेरे को दिखे भी तो दूर का दिखता नहीं बेटा। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना उसे ऑक्सिलरी कहते हैं। वाइफ, बोलने से पड़ा पड़ा मिड वाइफ, ये तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। कुछ और मतलब होगा इसका, ऐसा नहीं है। चलो हो गया। अब देखिए इधर, ये समझ में आया, आई आया तो यहाँ माई आएगा, वहां वी आया तो यहाँ आर आएगा, यहाँ यू आया तो यहाँ यू आर आएगा। ही शी इट हिज आर इट्स, दे का देयर। क्लियर है? ये सब सीख गए। अब थोड़ा सा इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग। ये भी सीख गए, ये भी मैंने बताया। ये लिखना है क्या? नहीं लिखना है, लिख लो। बस इतने दोस्ती यारी कहाँ लगे, तो खुद के हाथ में घिसो, दूसरे के हाथ में क्यों घिसना? गजब दोस्ती यारी है तुम लोगों की। तो उसका हाथ लेके घिस रही है, तू भी गर्मी ले मैं भी गर्मी लूं। देख ना, कोई ज्यादा ऐसे गर्म हो जाए, आग ही लग जाए। पढ़ाई छोड़ के सब निभाते हो तुम लोग ना। खुशी के बगल में जो गुड़िया बैठी हो, आपके साथ एक और गुड़िया आती थी, वो कहाँ है? कौन? अब मुझे तो नहीं पता कौन है थी वो। आपके बगल में बैठती थी ज्यादातर, ये तो नहीं बैठती थी। तुम कहाँ बैठती थी? अच्छा ठीक है, यही बैठती होगी फिर। अब मुझे क्या पता भाई। अच्छा वो अलग है, यहाँ जो एक पार्टी बैठती थी ना, वो दोनों साथ में आती है और नहीं आती। हाँ आप जैसी दिखती है वो। आपका नाम क्या है? भावना, ऐसे ही बोले, भावना। चलिए लिखें। अब मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से अपन टेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे काम करेगा, उसके बाद फिर हम रूल शुरू करेंगे। ओके, बेसिक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन अगर आता है तो प्रोनाउन भी लगता है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखो। ऑप्शंस में दूंगा, आपको उसके हिसाब से लगाना, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना, लाइन थोड़ा सा गैप देना, एक एक लाइन के नीचे लिखना है, क्योंकि उसके नीचे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, वो करेंगे। तो एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। हाँ नहीं होता, लेकिन वो उसके हिसाब से लगता नहीं ना, इसीलिए। कब बना ये? क्या नाम है राजा भाई? कब बना? कुछ नहीं, लिखो मेरे साथ साथ, है ना, ऑप्शन दूंगा मैं आपको। नंबर 1, वी आता है कि डब्ल्यू आता है गुड़िया भावना में? डब्ल्यू बड़ा या छोटा? ए भी है, ए भी है, तो भवाना हो गया ये तो। अच्छा आप पढ़ते ऐसा है, तो आप पढ़ते तो हम भी पढ़े। आपको नहीं लग रहा? वैसे तो वी आता है, इट्स ओके, डब्ल्यू वी दोनों अलाउ है ना, लेकिन ठीक है, आपका नाम है भाई। चलिए कोई बात, लिखते चलें साथ में। भावना बुरा मत मानिएगा, ठीक है? लिखिएगा प्लीज। आपका नाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
हम नहीं कर सकते ना कुछ। एक और लिखिएगा, तुलसी, तुलसी तो नहीं है, ऐसा ही है, ठीक, नहीं तो पता चले यहां भी कुछ दिक्कत। तुलसी ऑलवेज, अगर आपको इजेमार हैज हैव टू डज वॉज वर हैड और डिड ना दिखे, समझना कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली कौन आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, ओके। और जो मैंने ऑब्लिक करके दिए तो इनमें से चुनना है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। एक एक लाइन छोड़कर लिखना, रीजन है उसमें हम मार्किंग करेंगे कौन क्या है, मैंने ये पहले बताया था, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सीखेंगे इन चीजों को। जो ऑब्लिक मैंने दिए या तो ऑब्लिक के आगे वाला आएगा या ऑब्लिक के पीछे वाला आएगा। ये जो टेढ़ी डंडी के साथ मैंने ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए ना आपको, ये देखो, ये 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 दोनों, ये दोनों, तो इनके हिसाब से थोड़ा चूज कीजिएगा ना सही वाला। और ये भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू होगा, मैं आपको बताऊंगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत, आई विल एक्सप्लेन यू। बस आज इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, कल से रूल शुरू हो पाएंगे, इतने को घर से रिपीट करके आइएगा। पूछो पूछो, कहाँ फंस गए, लास्ट 6 नंबर, वी आर इन वेटिंग, वेटिंग आउटसाइड, आउटसाइड है, आउटसाइड द केबिन, हो गया, ठीक है। नहीं, अंजू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अंजू, अंजलि क्या नाम है, अंजू आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा, चलो अब साथ में करते हैं, इधर देखते हैं सभी प्लीज, यहां देखेंगे प्लीज। इसका मतलब ये है कि आपको अभी देखो इंप्लीमेंट करना नहीं आया, चीजें समझ में आई है लेकिन इंप्लीमेंट करना नहीं आया। अब इधर देखो, पहले तो हम मार्किंग करेंगे, मार्किंग के लिए मैंने जो स्पेस छुड़वाया वो क्यों छुड़वाया, पहले सीखना है, लिखना कोई नहीं, लिखेगा कोई, विद्यारानी कसम दे दूंगा, लिखेगा कोई नहीं। भावना, ये अच्छा, हमारा वाक्य शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि भैया यहाँ पर क्या है, ये मार्किंग है।
उसके बाद इज एम आर हैज हैव डू डज वाज वर हैड और डिड कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन है बेटा, वर्क एंड वर्क्स ऑब्वियसली क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया है मेन। मैंने आपको कहा भी था हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता और कभी आता है ना, नहीं आता तो डायरेक्टली मेन वर्ब आती है। एंड रियली हार्ड जो है ना एग्जैक्टली ये जो अपना एडवर्ब है, बट आप इसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, एडवर्ब होता है बट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझेंगे। उसके बाद तुलसी की कहानी देखते हैं। तुलसी लिखा हुआ है, ये अपनी कौन होगी, सब्जेक्ट। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। आपको मैं बता दूं ऑलवेज कभी भी आता है ना, इसे मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो कहां आती है, सब्जेक्ट के बाद, और नहीं लगाना इधर तो कहां आती है, ऑब्जेक्ट के बाद। दो ही जगह, एक तो क्या है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और एक है अपनी ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो इन लोगों ने सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आ रहा है पुट एंड पुट्स, जो कि अपनी कौन बेटा, मेन वर्ब, ठीक है। ग्रेट एफर्ट्स ये अपने हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। टू डू के साथ है ये भी ऑब्जेक्ट, और माय वर्क है ये भी ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको समझाया है कि एक वाक्य में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना, एक वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा कितनी रहती है, एक ही रहती है। ये बात क्लियर है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शी, तो ऑब्वियसली किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट अपना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको इज एम आर या कुछ दिख रहा है क्या, क्या इज एम आर हैज हैव डू डज वाज वर दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली कौन है, अपना मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब के बाद जो हिम दिख रहा है वो कौन है, अपना, ठीक। यहाँ पर भी समझ पा रहे होंगे, सब्जेक्ट हैज और हैव क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड जो है ना, ये आपकी कौन है, और कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो कौन, बस हमको अपने हिसाब से ही चलना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। भाई शुरुआत में कौन आता है, हैज और हैव कौन है अपनी, ये कौन है अपना, वेल डन। मेन वर्ब के बाद कौन आता है, लेकिन हिज और देयर दिखाई दे रहा है, तो ये कौन है, वो मैंने बताया था आपको। और उसके बाद ये जो नोट्स है वो कौन है, यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन है अपना, और ये भी कौन है। तो यहाँ कितने उसके बाद ये कौन है, ये कौन है, और उसके बाद ठीक है हेल्पिंग वर्ब है, ये अपना वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड यानी मेन वर्ब, ठीक है। बी बीन और बीइंग इस्तेमाल होता है एज ए मेन वर्ब के साथ, तो ये इसी के साथ आता है। इतना समझ में आ गया। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट में तो मार्ग लगाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कौन इंपॉर्टेंट है, पहले तो सब्जेक्ट। हमें पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हर चीज सिंगुलर, प्लूरल है तो हर चीज प्लूरल। बस इतना सा काम देखना था और कुछ भी नहीं करना था। जो मैंने सिखाया है वही आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, बस 2 मिनट यहाँ देखना, सब समझ में आ जाएगा। भावना कितनी लड़की है, एक है या बहुत सारी है, एक है तो सिंगुलर। सिंगुलर तो इन दोनों में सिंगुलर कैसे पहचानते हैं, तो जो जिसमें एस है वो आ जाएगी। तो भावना वर्क्स आएगा, ना कि वर्क। अंजू समझना है, लिखना नहीं। आप कमजोर अपने हाथों से पढ़ते हैं। अगर आप लोग मैं समझाता हूँ आप वहां देखते हैं ना तो नहीं समझ पाएंगे, ऑब्वियसली कहां से समझेंगे। इसलिए देखना पूरा है। लिखने का तो मौका भर भर के दूंगा मैं, ठीक है। और फिर भी ना लिख पाओ तो मुझे दो, मैं घर से लिख के लाऊं। तुलसी कैसी है भाई, सिंगुलर, मतलब एक ही बच्ची है तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो कौन आना चाहिए, पॉट्स की पोट्स, हाँ पॉट्स। शी एक लड़की के लिए होता है, एक लड़की के लिए शी लगाते हैं, और बहुत सारी लड़कियां होंगी तो दे लगाएंगे। इतना क्लियर है, अंजू समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो शी यहाँ ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाली जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर। क्या इसे इज एम आर हैज हैव डू, गुड़िया क्या नाम है, निशा। निशा क्यों निशा कर रही हो अपनी जिंदगी में, यहाँ देखो निशा मतलब रात्रि ना, तो क्यों कर रहे हो अंधेरा। इधर देखो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कैसे पहचानते हैं सिंगुलर हेल्पिंग, तो एस, तो जिसमें एस आएगा वो है, हाँ यार।
अब इधर देखो, पायल, पायल कैसी है, एक है, तो क्या आना चाहिए इन दोनों में, हैज आना चाहिए। कैसे आना चाहिए अंजू, समझ में आ रहा है कैसे पहचान रहा हूं कि हैज आएगा? पायल के साथ हैज क्यों आएगा? अरे क्यों आएगा, कौन है सिंगुलर, तो इसलिए कौन आ रहा है सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कैसे पहचानते हैं कि सिंगुलर है? जिसके लास्ट में क्या हो, ठीक। उसके बाद ये दे, दे प्लूरल होता है, मैंने बताया था, प्लूरल है तो इन दोनों में कौन आएगा, वी प्लूरल होता है, मैंने बताया था, तो इन दोनों में कौन आएगा, यू प्लूरल होता है तो कौन आएगा, हिज, और मैंने कहा था दे आएगा तो यहां कौन आएगा, ठीक है, टीप लो फटाफट। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दो इजाजत, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।